गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। आज की क्लास में हम ग्रामर या व्याकरण से समास पढ़ेंगे। इससे पिछली कक्षा में भी हमने समास पढ़ा है। जैसा कि एट क्लास में हमने पढ़ा है कौन सा समास, द्वंद्व समास। क्या कोई बच्चा अभी कोई एग्जांपल देकर बताएगा कि द्वंद्व समास में हमने क्या सीखा था? सबसे पहले बताओ मुझे द्वंद्व समास का उदाहरण बताओ, उसके बाद में समास विग्रह पूछूंगा। रात और दिन ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये समास विग्रह हो गया। मैं उदाहरण पूछ रहा हूं। द्वंद्व समास का उदाहरण या एग्जाम्पल, दादा दादी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दिन रात, बहुत अच्छा। अगर मैं पूछूं समास विग्रह तो आपको क्या करना है? अगर मैं पूछूं समास विग्रह करो तो क्या करना है? समास विग्रह कैसे करोगे? दिन या रात, दिन और रात, बीच में क्या लगा देंगे? और लगा देंगे, बहुत अच्छा। रात और दिन, राजा और रानी, है ना, दादा और दादी, और जोड़ देंगे, बहुत अच्छा, नाना और नानी, बहुत अच्छा। तो मैंने बताया था अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो जस्ट आपको एग्जाम्पल लिखना है। दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, है ना, पापा मम्मी, माता पिता, है ना। अजय जो लिख रहा है इंग्लिश में लिख रहा है, इंग्लिश में नहीं चलेगा। ओके, तो इस तरह लिखना है। अगर समास विग्रह पूछा जाता है तो और जोड़ना है। ठीक है, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, और जो है वो हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इजी जो है वो है द्वंद्व समास, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। उसमें क्या होते हैं? दो शब्द होते हैं, दो शब्दों के बीच में क्या लगा होता है? योजक शब्द लगा होता है। दो शब्दों के बीच योजक शब्द लगा होता है। वो दो शब्द अपोजिट भी हो सकते हैं, वो दो शब्द अपोजिट भी हो सकते हैं, वो दो शब्द मेल फीमेल भी हो सकते हैं, और उनके बीच में क्या लगा होता है? कंजक्शन का चिन्ह लगा होता है या योजक शब्द लगा होता है। तो करना क्या है? अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है या उदाहरण पूछा जाता है तो हमें क्या लिखना है? माता पिता, सुख दुख, दिन रात, इस तरह लिखना है। अगर समास विग्रह पूछा जाता है तो उस कंजक्शन को हटा करके बीच में क्या लगा देना है? और लगा देना है। अगर समास का नाम पूछा जाता है तो लिखना है द्वंद्व समास। ठीक है, पहला वाला समास बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पति और पत्नी, बहुत अच्छा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला पढ़ने से पहले समास के बारे में डिस्कस करते हैं कि समास होता क्या है, समास विग्रह क्या होता है, और समास कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि समास का मतलब होता है दो शब्दों का मेल। दो शब्दों का मेल। शब्द का मतलब होता है वर्ड। एक होती है संधि। संधि का मतलब होता है वर्णों का मेल। वर्णों मीन्स ओनली लेटर्स का मेल, है ना। लेटर्स को मिलाना क्या कहलाता है? संधि, संधि कहलाता है। लेकिन वर्ड्स को मिलाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। संधि हमने सीखा था ना, विद्या प्लस आलय। वहां पर आ और आ मिलकर के क्या बन रहा था? आ बन रहा था। हिम प्लस आलय, यहाँ पर ए और आ मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। तो जहां पर लेटर और लेटर मिलकर के बड़ा लेटर बन जाए, या वर्ण और वर्ण या स्वर और स्वर मिलकर के बड़ा स्वर बन जाता है, वहां पर होता है क्या? संधि। लेकिन जहां पर शब्द और शब्द मिलकर के एक बड़ा शब्द बन जाता है, उसको बोलते हैं क्या? समास। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का समास क्या होगा? विद्या के लिए आलय। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के नया शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई, मैं अभी जस्ट समझा रहा था। ओके, पल्लवी ने जो बताई है वो डेफिनेशन है ना। तो जहां पर दो या दो से अधिक शब्द मिल जाए, या जहां पर शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन जाए, जैसे विद्या के लिए आलय, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विद्यालय। अगर मैं कहूं देवालय से देव देव देवताओं के लिए आलय, तो क्या होगा? देवालय होगा ना, है ना। राजा का कुमार,
तो मैं क्या बोल दूंगा, सीधा सा राजकुमार बोल दूंगा, है ना। तो इस तरह से दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनता है, समास बनता है। ठीक है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक जो शब्द मिल रहे हैं, अगर मैं उनके टुकड़े कर देता हूं, या कोई शब्द जो है उसके मैं टुकड़े कर देता हूं, तो उसको क्या कहते हैं, समास विग्रह। जैसे देवालय है, तो देवों के लिए आलय, तो ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया ना। अगर मैंने विद्यालय के टुकड़े किए, विद्या के लिए आलय, तो क्या हो गया, समास विग्रह हो गया ना। अगर मैंने राजकुमार के टुकड़े किए, राजा के लिए कुमार, तो क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। विग्रह का मतलब हो गया अलग करना, विग्रह का मतलब हो गया अलग करना। जैसे गृह कार्य, गृह के लिए कार्य, ये होमवर्क जो कर रहा है प्लस लगा करके, प्लस संधि में लगाते हैं, और यही बच्चे अक्सर गलती करते हैं, 70% बच्चे यही गलती करते हैं। जब उन्हें समास विग्रह करने के लिए बोला जाता है, तो बीच में प्लस जोड़ देते हैं, वो बीच में प्लस जोड़ देते हैं, जबकि प्लस तो कहां जोड़ते हैं, संधि में जोड़ते हैं ना। यहां पर प्लस नहीं जोड़ना है, यहां पर उस वर्ड को एक्सप्लेन करके उसका विग्रह करना होता है। अगर मैं गृह कार्य के टुकड़े करता हूं, तो क्या होगा, घर के लिए कार्य। अगर मैं कक्षा कार्य के टुकड़े करता हूं, तो कक्षा के लिए कार्य। समझ में आ रहा है क्या। भरपेट, भरपेट, भरपेट में कौन समास है, अव्ययीभाव समास है, भरा हुआ पेट, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक, वन बाय वन। ये कौन बच्चा अपना वीडियो ऑन कर रहा है, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा समास होता है, सबसे पहले इजी से कठिन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कौन सा, द्वंद्व समास हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है सबसे इजी, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जहां पहला शब्द, जहां पहला शब्द काउंटेबल होता है, या पहला शब्द नंबर होता है, या पहला शब्द संख्यावाची होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ रखे होंगे, है ना, क्या पढ़ रखे होंगे, चो, त्रि, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नव, है ना, इस तरह से आपने पढ़ रखा होगा, दसम। तो यहां पर मैं एग्जांपल देकर बताता हूं कि द्विगु समास में कौन कौन से एग्जांपल आएंगे और किस तरह से उनका हम विग्रह कर सकते हैं। जैसे चौराहा, दसवीं, नवरात्रि, पंचवटी, तिराहा, चौराहा, चौपाया, सप्तऋषि, अष्टमी। बहुत अच्छा। 10वीं मीन्स 10 दिनों का समूह है, पंचवटी मीन्स 5 पेड़ों का समूह है। तो अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है द्विगु समास का, तो आप बता दोगे क्या, दुपहिया, तिपाया, चौपाया, चौराहा, नवरात्रि, है ना, सप्तऋषि, पंचवटी, शताब्दी। बहुत अच्छा। लेकिन अगर कहा जाता है नीचे दिए गए शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम भी बताओ, और दे दिया पंचवटी, तो क्या करोगे, 5 पेड़ों का समूह है, द्विगु समास। अगर दे दिया नवरात्रि, 9 रातों का समूह है, द्विगु समास। पंचाल, पंचाल का मतलब होता है 5 राज्यों का समूह, पांचाल राज्य। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है, 100 वर्षों का समूह है। पंजाब, 5 नदियों का समूह है, समूह का बीज होता है ग्रुप, समूह का बीज होता है ग्रुप। वह समास जिसमें समूह या ग्रुप का बोध होता है, वह समास जिसमें ग्रुप या समूह का बोध होता है तथा पहला शब्द संख्यावाची होता है, वह समास कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। दशक,
और एक बार समास का नाम बोलो सर। द्विगु समास। द्विगु समास। अभी मेरे लैपटॉप में हिंदी टाइपिंग नहीं हो रहा है, वरना मैं लिख कर भेज देता। नो प्रॉब्लम। मैं आपके क्लास वर्क होमवर्क में जो भेजूंगा उसमें करेक्ट लिख के भेजूंगा, नो प्रॉब्लम। दशक मीन्स 10 वर्षों का समूह है। पंच पांडव 5 पांडवों का समूह है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 7 वर्षों का समूह है या 100 वर्षों का समूह क्या कहलाएगा? शताब्दी। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर ने गलत बोला है, वो 7 वर्ष लिखकर बोल रहे हैं। 7 वर्ष या 100 वर्ष मीन्स एक ही है। आप कहीं किसी बुक में देखकर बोल रहे होंगे 7 वर्ष, लेकिन 7 वर्ष को हम 100 वर्ष भी कह सकते हैं। शत या शतक का मतलब 100 होता है। ठीक है, ओके। तो क्या आपको द्विगु समास समझ में आया? ताकि हम आगे बढ़े, अगर समझ में आ गया होगा तो। यस, बहुत अच्छा। अब अगला जो समास है वो है कौन सा? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण शब्द साथ में जुड़े हुए होते हैं। अजय, क्या तुमने पूरे पढ़ रखे हैं? अभी मैं पूछने लग जाऊंगा, पहले एग्जांपल मत दो, मुझे पता है कि तुम कहां से देखकर बोल रहे हो। जब पूछा जाता है तभी बताना है, ठीक है ना? और अजय को सब बच्चे जानते हैं कि वो हिंदी में कितना, कितने लेवल पर है। ठीक है, तो पहले एग्जांपल मत बताओ, जब पूछा जाता है तब बताओ। ओके। तो मैं बता रहा था जो कर्मधारय समास है उसमें किसी एक चीज की विशेषता कोई दूसरे शब्द से हम बताते हैं, या कहीं ना कहीं तुलना हम करते हैं। कहीं ना कहीं क्या करते हैं? तुलना हम करते हैं, या कोई विशेषण किसी शब्द से पहले जोड़ देते हैं। मीन्स विशेष्य और विशेषण। हमने एट क्लास में पढ़ा था क्या? गुणवाचक विशेषण पढ़ा था। पढ़ा था ना? वैसे यहां पर है नील कमल, लाल महल, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा। जहां किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है वहां पर होगा कर्मधारय समास। नीलकमल, नीले रंग का कमल। समास वगैरह क्या होगा? नीले रंग का कमल। अगर मैं कहूं लाल महल, लाल रंग का महल। अगर मैं कहूं हवा महल, हवाओं का महल, या हवा से संबंधित महल, है ना? तो इस तरह से जो पहले विशेषता बताई जा रही है, या विशेष्य और विशेषण का कॉम्बिनेशन कहीं पर आता है, तो वहां पर विशेषण कौन सा होगा? कर्मधारय, सॉरी, वहां पर कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर दोगे क्या? कोई डाउट है? जैसे ही एक बार मैं सबको बता देता हूं, सारे बता देता हूं, उसके बाद हम सबके एग्जाम्पल और देख लेंगे एक बार। जैसे ही ये सारे कंप्लीट होने लगेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल और देख लेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है कौन सा? नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। 3 हो गए ना? चौथा समास है कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास जो है उसके टाइप कितने माने जाते हैं? 6 टाइप माने जाते हैं। अगर आप याद करोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं याद करोगे नो प्रॉब्लम। सिर्फ आप याद रखो, रखो क्या? तत्पुरुष समास। उसके कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। और 6 टाइप कौन से हैं? जो कारक हमने 8th क्लास में पढ़े थे वही कारक उसके एग्जाम, उसके टाइप है। किसको छोड़कर? सिर्फ फर्स्ट कारक और लास्ट कारक को छोड़कर। कारक कितने पढ़े थे हमने?
कोई बताएगा? कारक कितने पढ़े थे 8th क्लास में? कारक हमने कितने टाइप के पढ़े थे? क्या कोई बताएगा? कारक हमने 8 प्रकार के पढ़े थे। कारक हमने 8 प्रकार के पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए, संप्रदान में, पर, अधिकरण में, पर, संबोधन, संबंध, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, अधिकरण, संप्रदान, संबंध और संबोधन पढ़े थे ना? कोई बच्चा यस नो भी कहेगा? क्या मेरी आवाज आप सब सुन पा रहे हैं क्या? बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। तो फिर यस कोई सर। बोलो। यस माइक सर, सुन पा रहे हैं माइक सर। ऑन करने के लिए नहीं बोला मैंने। माइक ऑन करने के लिए किसी को भी नहीं बोला मैंने। मैंने सिर्फ कमेंट में आंसर देने के लिए बोला। यस नो में आप आंसर दे सकते हो ना आराम से, कि हाँ सर हमने पढ़ा था, नहीं सर हमने नहीं पढ़ा, नहीं सर हमें पता नहीं है। बोल सकते हो ना? क्या टीचर आपका वेट करता रहेगा आपके आंसर का? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था कि कारक हमने 8 टाइप के पढ़े थे। उसमें से पहला कारक और लास्ट कारक जो है कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो 6 कारक है, वो तत्पुरुष समास के टाइप माने जाते हैं। कर्म, करण, अपादान, अधिकरण, इसके अलावा संप्रदान, इसके अलावा संबंध कारक, ये किसके टाइप माने जाते हैं? तत्पुरुष के टाइप माने जाते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है देखते हैं। ये जो कारक की विभक्तियां होती है ना, में, पर, से, के लिए, ये किसमें यूज होती हैं? तत्पुरुष समास में यूज होती हैं। जैसे अभी मैं यूज करके बताता हूं। पहला कारक कौन सा है जो तत्पुरुष समास का टाइप माना जाता है? कौन सा कारक? कर्म कारक। कर्म में क्या होता है? को होता है। कर्म की विभक्ति क्या होती है? को होती है ना, हमने पढ़ा था। कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। तो को का एग्जाम्पल कोई ढूंढो ऐसा। हस्तगत, हस्त को गत, ये मैंने गलत बोल दिया शायद। हस्त को गत नहीं आएगा। कर्म में आएगा ग्रामगत। ग्राम को गत, गत मीन्स गया हुआ, गांव को गया हुआ। इसके अलावा मृत्युगत, मृत्यु को गया हुआ या मृत्यु को प्राप्त। मृत्यु प्राप्त या मृत्यु को प्राप्त। इसके अलावा किस में के लिए आता है? के लिए किस में आता है? सबसे पहले तो इसको शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कारक की विभक्ति क्या है। कौन से कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता की विभक्ति क्या है? ने। कर्म की विभक्ति क्या है? को। करण से। कर्ता ने कर्म को करण से। अपादान का भी क्या है? से है। लेकिन अपादान का क्या होगा? से अलग होने का भाव देगा। से अलग होने का भाव देगा। जैसे कि मैंने बताया था ना एग्जांपल्स में, है ना? पेड़ से गिरा हुआ, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, वहां पर अपादान कारक होगा। इसके अलावा अधिकरण हमने क्या सीखा था? में और पर। इसके अलावा संबंध में हमने क्या सीखा था? का, की, के, है ना? जैसे राजकुमार, तो राजकुमार में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि समास विग्रह करने के बाद क्या जुड़ जाएगा? का जुड़ जाएगा। जुड़ेगा ना? राजा का कुमार।
अगर मैं कहूं राजकुमारी तो राजा की कुमारी या प्रिंसेस, है ना। तो यहां पर कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास। अगर आप तत्पुरुष का टाइप नहीं लिख रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन सा समास है। तो जहां पर कारक की विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है कब? जब हम समास विग्रह करते हैं। जब हम समास विग्रह करते हैं या शब्द के टुकड़े करते हैं, और उस समय कारक की विभक्तियां कौन कौन सी? में, पर, के लिए, का, की इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर कौन सा कारक होता, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। ग्रामगत, ग्राम से गत या गांव से गया हुआ। क्या तत्पुरुष समास समझ में आया? या और एग्जांपल देकर बताऊं? तत्पुरुष समास समझ में आया क्या? इसके अलावा हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ या हाथ से लिखा गया। और एग्जांपल देकर बताता हूं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। और के लिए किस कारक में आता है? संप्रदान कारक में हमने क्या सीखा था? के लिए सीखा था। ठीक है, तो गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु दक्षिणा जो शब्द है उसके टुकड़े किस तरह कर सकते हैं? गुरु के लिए दक्षिणा। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। ठीक है, इसके अलावा पाप मुक्त, पाप से मुक्त, से किस में आता है? अपादान में आता है ना से, अपादान में आता है से। इसके अलावा से किस में आता है? कर्ण में आता है। तो हम पाप से अलग हो रहे हैं ना, पाप से मुक्त। पाप मुक्त जो शब्द है उसका समास वगैरह क्या होगा? पाप से मुक्त। तो पाप से हम अलग हो गए ना, तो जहां अलग होने का भाव देता है वहां पर कौन सा कारक होता था? अपादान कारक होता था ना। तो यहाँ पर कौन सा टाइप है? अपादान तत्पुरुष। ठीक है, इसके अलावा राजकुमार मैंने बता दिया। राजपुरुष, राजा का पुरुष। का, की, के ये सब किस में आते हैं? संबंध कारक में आते हैं ना। तो राजा का कुमार, राजा की कुमारी, राजा का पुरुष, सब में का आ रहा है ना। तो समास का टाइप कौन सा है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष का टाइप कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इसके अलावा सिर दर्द, आनंद मग्न। सिर दर्द और आनंद मग्न। सिर में दर्द, आनंद में मग्न। बीच में क्या आ रहा है? में आ रहा है ना। बीच में क्या आ रहा है? में आ रहा है। में कौन से में आता है? अधिकरण में आता है। कौन से में आता है? अधिकरण समास में आता है, में और पर। आई होप अब समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है, रिमेनिंग जो समास है हम पढ़ेंगे, तो फिर से मैं एक बार आपको एग्जांपल बता करके समझा दूं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए